स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसका अध्याय चौथा है और इस अध्याय का नाम है भारत के विदेश संबंध और इसका पहला ही भाग आता है अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। भारत स्वतंत्र हो चुका था। आज़ाद होने के बाद भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थीं, कौन कौन से उसके सामने चैलेंज थे, उसको स्वीकार करना था। उन्हीं चैलेंजों के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। भारत बड़ी विकट और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था। बहुत सारी चुनौतियाँ थीं, बहुत सारी विकट परिस्थितियाँ थीं और इन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भारत आज़ाद हुआ था। दुनिया महायुद्ध की तबाही से अभी बाहर निकली ही थी, चूँकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो सारा विश्व इस समय द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से बाहर निकली ही थी। उसी समय भारत आज़ाद भी हो जाता है और उसके सामने पुनर्निर्माण का सवाल प्रमुख था। किसके सामने? विश्व के सामने। चूंकि विश्व द्वितीय विश्व युद्ध से बाहर निकला था और विश्व में पुनर्निर्माण होना था। जो तबाही हुई थी विश्व में युद्ध के बाद, उसके बाद उसमें पुनर्निर्माण फिर से उसको करना था। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने के प्रयास हो रहे थे। एक तरफ तो क्या हो रहे थे, सबसे पहले उसके सामने पुनर्निर्माण का सवाल था और पहला सवाल क्या था कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई जाए और इस संस्था को बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे। और उपनिवेशवाद की समाप्ति के फलस्वरूप दुनिया के नक्शे पर नए देश नमूदार हो रहे थे। उपनिवेशवाद की समाप्ति हो रही थी, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। विश्व इस समय पुनर्निर्माण में लगा हुआ था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही झेल चुका था विश्व और पुनर्निर्माण में लगा हुआ था। इधर उपनिवेशवाद समाप्त हो रहा था। यूरोप का जो उपनिवेशवादी प्रवृत्ति थी, इसको समाप्त किया जा रहा था और देशों को स्वतंत्रताएं मिल रही थी, आज़ाद हो रहे थे। तो एक नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने पर विचार हो रहा था। नए देशों के सामने लोकतंत्र कायम करने और अपनी जनता की भलाई करने की दोहरी चुनौती थी। जो नए नए देश नहीं, जो अभी नव स्वाधीन देश हुए थे, जो नए नए आज़ाद हुए थे, उपनिवेशवादी विचारधारा से मुक्त हुए थे, उन देशों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी लोकतंत्र को कायम करना और अपनी जनता की भलाई करना। ये दो समस्याएं उनके सामने बहुत बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत ने जो विदेश नीति अपनाई, उनमें हम इन सारे सरोकारों को की झलक पाते हैं। जैसे ही स्वतंत्रता हुई, भारत जैसे ही स्वतंत्र हुआ, तो हमने देखा, क्या देखा? जैसे ही भारत वो आज़ादी मिली, तो भारत को सबसे पहले विदेश नीति उसने अपनाई थी, अपनी नई विदेश नीति। और हम उन सरोकारों की झलक पाते हैं जिसमें उसने किस प्रकार की विदेश नीति अपनाई थी। वैश्विक स्तर के इन सरोकारों के अलावा भारत की कुछ अपनी चिंताएं भी थी और इस नई विदेश नीति के साथ साथ भारत में वैश्विक स्तर की कुछ चिंताएं भी थी। हम विश्व से कैसे संबंध बना के रखें, किस प्रकार से हमारा विश्व के साथ तालमेल रहे, इस बात की भी भारत के सामने चिंताएं थी। अंग्रेजी सरकार अपने पीछे अंतर्राष्ट्रीय विवादों की एक पूरी विरासत छोड़ गई थी। अंग्रेज सरकार यहाँ से जा चुकी थी, चूंकि उपनिवेशवाद समाप्त हो चुका था, हम आज़ाद हो चुके थे। और जब वहाँ से गई तो जाते जाते अंतर्राष्ट्रीय विवादों की विरासत छोड़ के गई। हमको अंतर्राष्ट्रीय विवाद विरासत में देके चली गई अंग्रेज सरकार यहाँ से। बंटवारे के कारण अलग से दबाव पैदा हुए थे और गरीबी मिटाने का काम सामने मुंह बाए खड़ा था। हमारे सामने जब विदेशी सरकार यहाँ से चली गई, अंग्रेज सरकार यहाँ से चली गई, तो हमारे सामने एक तो बंटवारे का प्रश्न था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, इसके विवाद हमारे सामने थे और इसके कई प्रकार के दबाव हुए थे और गरीबी मिटाने का काम हमारे सामने मुंह बाए खड़ा था। हमारे देश में, पाकिस्तान में भी, भारत में भी बहुत सा लाखों लोग विस्थापित हुए थे, इधर से उधर हुए थे। देश में गरीबी की समस्या से जूझ रहा था और गरीबी हमारे सामने मुंह बाए खड़ी थी। हमें उस चुनौती का भी सामना करना पड़ता। कुल जमा इन्हीं संदर्भों के बीच भारत ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भागीदारी शुरू की। मतलब भारत ने फिर क्या किया, इन्हीं संदर्भों के बीच हमें लोकतंत्र कायम करना है,
हमें जनता की भलाई करनी है, हमें अंतर्राष्ट्रीय विवादों को जो विरासत में मिले उनको निपटाना है, और हमें क्या करना है, गरीबी को भी दूर करना है। इन सब चीज़ों को हमने इकट्ठा किया और इन्हीं के बीच भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भागीदारी शुरू की। भारत ने सोचा हमारी जो नीति होगी वो स्वतंत्र राष्ट्र की नीति होगी। इस नीति को भारत ने अपनाने के लिए एक नई भागीदारी प्रारंभ की। एक राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था। भारत का जो जन्म हुआ था एक राष्ट्र के रूप में, इससे पहले भारत एक राष्ट्र नहीं था, और एक राष्ट्र के रूप में जब जन्म हुआ था तो विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था। हम यूं कह सकते कि द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था। बैकग्राउंड में द्वितीय विश्व युद्ध था और भारत का जन्म हुआ था। ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा। जब भारत के सामने विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में तो भारत का जन्म हुआ ही था, तो भारत ने क्या किया, ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति के में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करके, भारत के सामने दो ही बातें थी कि हम जो भी देश हैं, चूँकि हमारा जन्म विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ है, तो हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि हमारा विदेशों से जो हमारे संबंध हैं उनकी संप्रभुता बनी रहे। वैश्विक राष्ट्र जो हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, उनकी संप्रभुता का हम सम्मान करते रहें और विश्व में शांति स्थापित करने का हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। करने के लिए हम कृत संकल्पित थे, क्योंकि भारत जानता था हम जब अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए प्रयास करेंगे, तभी हम अपने इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। इस लक्ष्य की प्रतिध्वनि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सुनाई देती है। हमारे संविधान के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो संविधान द्वारा राज्यों के लिए कहे गए हैं, राज्यों के लिए समझाइश दी गई है, इन नीति निर्देशक सिद्धांतों में दो ही बातें आती हैं। हम वैदेशिक यानी कि किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और विश्व शांति का पालन करेंगे। विश्व शांति की अवधारणा का हम पालन करेंगे। ये हमारे देश के हमारे जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें ये बातें सुनाई देती हैं। जिस तरह किसी व्यक्ति या परिवार के व्यवहारों को अंदरूनी और बाहरी कारक निर्देशित करते हैं, उसी तरह एक देश के विदेशी नीति पर भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का असर पड़ता है। जब कोई एक परिवार होता है और उस परिवार को यदि बाहर का व्यक्ति कोई निर्देशित करता है, तो निश्चित रूप से वो परिवार अपने स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता है। इसी प्रकार उसी तरह एक देश की विदेश नीति पर भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का असर पड़ता है। अब हमारे देश की विदेश नीति जब बनाई जाएगी और हमारे देश की विदेश नीति यदि विश्व के अन्य देशों के बातों से या अन्य देशों की नीतियों से, उनके उद्देश्यों से प्रभावित होगी, तो ये विदेश नीति स्वतंत्र विदेश नीति नहीं होगी। जब हम स्वयं निर्णय लेंगे तभी स्वतंत्र होगी, और स्वयं निर्णय लेंगे तो हमारा राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र कहलाएगा, और इस प्रकार हम निर्णय लेने में सक्षम होंगे। विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरोकारों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव होता है। जो भी विकासशील देश होते हैं, उनके जो सरोकार होते हैं विकास करने के, उन सरोकारों को पूरा करने के लिए, विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। किनके पास? विकासशील देशों के पास। अब संसाधन उपलब्ध नहीं है तो हमें क्या करना होगा? विकासशील देश क्या करते हैं? फिर संसाधन किसी अन्य देश से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमें विदेशों से संबंध सहिष्णुतापूर्वक बनाने पड़ते हैं। विदेशों के साथ हमारे जो संबंध होते हैं वो मैत्रीपूर्ण होते हैं, तभी हम उनसे संसाधन लेकर के अपने देश का विकास कर पाएंगे। इसके चलते वे बड़े चढ़े देशों की अपेक्षा बड़े सीधे साधे लक्ष्यों को लेकर अपनी विदेश नीति तय करते हैं। ऐसे विदेशों का जोर इस बात पर होता है कि उनके पड़ोस में अमन चैन कायम रहे और विकास होता रहे। इसके अतिरिक्त विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर होते हैं। मतलब वो क्या करते हैं? अपने पड़ोसी देशों पर निर्भर होते हैं हमें विकास करने के लिए, और पड़ोसी देशों का भी यही
एक नज़रिया होता है कि यहाँ अमन और चैन बना रहे, यहाँ शांति बनी रहे। और जब वहाँ इस प्रकार का शांति हो जाती है तब क्या होता है, इसके अतिरिक्त विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर हो जाते हैं। हमें विकास के लिए और सुरक्षा के लिए भी हमें विदेशी यानी ताकतवर देशों पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि वो हमको जब संसाधन उपलब्ध कराएंगे तो हमारा विकास होगा। और सुरक्षा के लिए जो नई तकनीक है, सैनिक आयुध हैं, सैनिकों के लिए जो सामग्री होती है वो हमें उनसे लेनी पड़ती है, इसलिए हम उन पर निर्भर हो जाते हैं। इस निर्भरता का भी उनकी विदेश नीति पर जब तब असर पड़ता है। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के दौर में अनेक विकासशील देशों ने ताकतवर देशों की अर्जी को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति अपनाई, क्योंकि इन देशों से इन्हें अनुदान अथवा कर्ज मिल रहा था। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा बम गिराए गए और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके तुरंत बाद अनेक विकासशील देश जो कि विकास की पंक्ति में थे, विकास करने के लिए उत्सुक थे, उन देशों को ताकतवर देशों की मर्जी को ध्यान में रखकर, ताकतवर देशों की क्या मर्जी है, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद केवल 2 ही ताकतवर देश बने थे, 2 संगठन थे, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। तो ताकतवर देशों की मर्जी, जो भी उनकी मर्जी थी, उस मर्जी को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति अपनाई। इसी प्रकार से नव स्वाधीन देशों ने ऐसी विदेश नीति अपनाई थी जिससे ताकतवर देशों की मर्जी भी इसमें शामिल हो सके, क्योंकि इन देशों से उन्हें अनुदान अथवा कर्ज मिल रहा था। क्योंकि अपना विकास करने के लिए, चूंकि विकासशील देश थे, इन्हें विकास करने की पंक्ति में थे, विकास इनका निरंतर हो रहा था, तो इनको उनसे कर्ज की आवश्यकता थी, अनुदान की आवश्यकता थी। और ये अनुदान हमें कहाँ से मिल रहा था? ताकतवर देशों से मिल रहा था। इस वजह से दुनिया के विभिन्न देशों 2 खेमे में बट गए। इसीलिए दुनिया के विभिन्न देश 2 खेमों में बट गए। कोई इधर से ताकत और यहाँ से लोन या ऋण ले रहा था, कोई इधर से ले रहा था, यानी कोई सोवियत संघ से ले रहा था तो कोई संयुक्त राज्य अमेरिका से। और इस प्रकार सारा विश्व 2 खेमे में बट गया। एक खेमा संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके समर्थक देशों के प्रभाव में रहा, तो दूसरा खेमा सोवियत संघ के प्रभाव में। आपने इसके बारे में समकालीन विश्व राजनीति नामक किताब में पढ़ा होगा। आपने इस किताब में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में भी पढ़ा होगा। आप इस किताब में पढ़ चुके हैं कि विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संदर्भ पूरी तरह बदल गया है। बहरहाल जब भारत आज़ाद हुआ था और अपनी विदेश नीति तैयार कर रहा था, तब शीत युद्ध शुरू ही हुआ था और दुनिया बड़ी तेजी से 2 खेमों में बट रही थी। जैसे भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय शीत युद्ध प्रारंभ हो चुका था। दोनों खेमों के बीच, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कोल्ड वार प्रारंभ हो चुका था। और भारत इसी परिस्थिति को देखते हुए, विश्व की ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए अपनी विदेश नीति का निर्माण कर रहा था। क्या 1950 और 1960 के दशक की विश्व राजनीति में भारत इन दोनों में से किसी खेमे में शामिल था? यानी 1950 का दशक और 1960 का दशक, ये दोनों दशक में भारत ये 2 खेमे में से किसी में शामिल था? सोवियत संघ में या संयुक्त राज्य अमेरिका में से किस में शामिल था? पहला प्रश्न हमारे सामने ये आता है। दूसरा प्रश्न, क्या भारत अपनी विदेश नीति को शांतिपूर्ण ढंग से लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को से बचे रहने में सफल रहा? यह पहला प्रश्न तो ये, भारत इन 2 खेमों में से किस में शामिल था या नहीं था? इसका जवाब हम देंगे। क्या भारत अपनी विदेश नीति को शांतिपूर्ण ढंग से लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों से बचे रहने में सफल रहा? ये 2 प्रश्नों के जवाब हमें देने होंगे। तो गुट निरपेक्षता की नीति सबसे पहले आती है। गुट निरपेक्षता की नीति गुट निरपेक्षता की नीति भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। ये 2 प्रश्न हमारे सामने थे। पहला प्रश्न था, क्या भारत इनमें से किसी गुट में शामिल हुआ? तो पहले प्रश्न के जवाब में भारत ने क्या किया? गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में कई स्वतंत्र घटना नहीं है।
अपने आप में कोई स्वतंत्र घटना नहीं है। भारत में जो भी आंदोलन हुआ था देश को आज़ाद कराने के लिए, यह स्वतंत्र घटना नहीं थी। पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहे थे। केवल भारत ही इस बात के लिए नहीं था कि भारत में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाया जाए, बल्कि पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहे थे। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी इसी विश्वव्यापी संघर्ष का हिस्सा था। भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उस समय पूरी दुनिया में माहौल बना हुआ था उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन चलाना। जो भी देश थे जिन्होंने दूसरे देश पर कब्जा कर लिया था, उन देशों के विरुद्ध उस समय आंदोलन पूरे विश्व में चल रहे थे। केवल भारत ही अकेला नहीं था, विश्वव्यापी संघर्ष का हिस्सा था। इस आंदोलन का असर एशिया और अफ्रीका के कई मुक्ति आंदोलन पर भी हुआ। यानी जो उपनिवेशवादियों से मुक्ति के लिए जो आंदोलन चल रहा था, इसका असर एशिया और अफ्रीका के में भी हुआ था। क्योंकि अफ्रीका के कई देशों को यूरोप के देशों ने, ब्रिटेन ने या अन्य देशों ने अपना उपनिवेश बना रखा था और एशिया के देशों को भी बना रखा था। तो यहाँ पर इसका असर एशिया और अफ्रीका के कई मुक्ति आंदोलनों पर हुआ। आज़ादी मिलने से पहले भी भारत के राष्ट्रवादी नेता दुनिया के अन्य उपनिवेशों में मुक्ति संग्राम चला रहे नेताओं के संपर्क में थे। यानी जब आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था, तो मुक्ति आंदोलन जब प्रारंभ हुआ, तो आज़ादी मिलने से पहले भी भारत के राष्ट्रवादी नेता, जो भारत के ऐसे नेता थे जो राष्ट्र के बारे में सोचते थे, राष्ट्र के बारे में विचार करते थे, ऐसे राष्ट्रवादी नेता दुनिया के अन्य उपनिवेशों में जो मुक्ति आंदोलन चल रहा था उनके संपर्क में थे। चाहे वो अफ्रीका में चल रहा हो या फिर एशिया में चल रहा हो मुक्ति आंदोलन, उन मुक्ति आंदोलन वाले नेताओं के संपर्क में भारत के भी नेता थे। ये सभी नेता आखिर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक साझी लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए वो संपर्क में थे कि जितने भी नेता थे वो सब किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे? उपनिवेशवाद के विरुद्ध साझी लड़ाई। साझी का मतलब सब मिलजुल करके लड़ाई लड़ रहे थे उपनिवेशवादियों के विरुद्ध। मतलब जिनने हमारे देश पर कब्जा किया था, जिनने अन्य देशों पर कब्जा कर रखा था, उन देशों के विरुद्ध ये सभी नेता कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्र बोस, बोस लिखना है इनको। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि IN और A, इसका गठन किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के संबंध विदेशों में रह रहे भारतीयों से बन चुके थे। मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, भारत के सैनिक ब्रिटेन की सेना में थे और ब्रिटेन की सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। जाकर के किसी देश ने जब भी युद्ध होता था तो कभी कुछ सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो भारत के सैनिक विदेश की जेलों में थे। जो भारतीय मूल के निवासी थे, ब्रिटेन सेना के साथ युद्ध कर रहे थे, वो विदेशों में किसी ना किसी जेल में भारतीय सैनिक बंदी के रूप में थे। और उन सैनिकों को लेकर के ही सुभाष चंद्र बोस ने एक आर्मी बनाई थी। इसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, INA का गठन किया था। इसका साफ साफ मतलब होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के संबंध विदेशों में रह रहे भारतीय सैनिकों से बन चुके थे। किसी राष्ट्र की विदेश नीति से उसकी अंदरूनी और बाहरी सरोकारों की झलक मिलती है। कोई भी राष्ट्र हो जिसकी जो विदेश नीति होती है, उसकी अंदरूनी और बाहरी उसके क्या सरोकार हैं, क्या उद्देश्य है, इनकी इसको झलक मिल जाती है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जिन उदात्त विचारों से प्रेरित था, उनका असर भारत की विदेश नीति पर भी पड़ा था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जो विचार थे, जैसे अहिंसा का सिद्धांत, सहिष्णुता का सिद्धांत, भाईचारे का सिद्धांत,
जो भारत के अंदर था वो भारत के आंदोलन में झलक रहा था। उसका असर भारत की विदेश नीति पर भी पड़ा था। बहरहाल भारत को जिस वक्त आज़ादी हासिल हुई उस समय शीत युद्ध का दौर भी शुरू हो चुका था। आप समकालीन विश्व राजनीति की किताब को पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध के दौर में दुनिया के देश में दो खेमों में बंट रहे थे। एक खेमे का अगुवा संयुक्त राज्य अमेरिका था और दूसरे का सोवियत संघ। दो खेमे थे, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। दोनों खेमों के बीच विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव जारी थे। दोनों खेमों में, सोवियत संघ में और अमेरिका में, राजनीतिक टकराव, आर्थिक टकराव और सैन्य टकराव जारी थे। इसी दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ की भी अस्तित्व में आ गया था। इसी समय कौन आ गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ भी अस्तित्व में आ गया था। यानी 24 अक्टूबर सन 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो चुकी थी। परमाणु हथियारों का निर्माण शुरू हुआ था। इसी समय परमाणु हथियारों का निर्माण भी शुरू हुआ था। चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई थी। यानी चीन में कम्युनिस्टों के शासन की स्थापना हो चुकी थी। और अब क्या होता है यहाँ पर? औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भी इसी दौर में प्रारंभ हुई थी। अब औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भी इसी दौर में आरंभ हुई थी। भारत के नेताओं को अपने राष्ट्रीय हित इसी संदर्भ के दायरे में साधने थे और इसी प्रकार भारत को अपने राष्ट्रीय हित साधने थे। यहाँ अगला हमारा वो आएगा नेहरू की भूमिका, और इसको हमें बड़े अच्छे से हम देखेंगे। इसको अगले वीडियो में हम लेके आएंगे, नेहरू की भूमिका।